स्वागत एवं अभिनंदन आप सभी का हमारे दिशा सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका वक्ता सर्वेश और आज का हमारा वीडियो साप्ताहिक समाचार विश्लेषण पर है। एडीबी चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के लिए $484 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। एशियाई विकास बैंक तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए $484 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। एशियाई विकास बैंक ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास में भारत सरकार का प्रमुख भागीदार है, जिसका सीए का आईसी हिस्सा है। ऋण के संबंध में एडीबी और सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार रणनीति 2030 के अनुरूप एडीबी की दीर्घकालिक कॉर्पोरेट रणनीति नवीनतम परियोजना जलवायु परिवर्तन, लचीलापन, स्थिरता और सड़क सुरक्षा तत्वों पर जोर देती है। सड़क परियोजनाओं के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए 7 साल के अनुबंध प्रदान किए जाते हैं। भारत के लिए एडीबी के एंट्री डायरेक्टर ताकओ कोनिशी और डीईए के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने आज कन्याकुमारी चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रभाव क्षेत्र में औद्योगिक कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $484 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी के वित्त पोषण का उद्देश्य। एशियाई विकास बैंक द्वारा राशि का उपयोग चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर प्रभाव क्षेत्रों में लगभग 590 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए एक परियोजना के लिए किया जाएगा, जो तमिलनाडु में चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच 32 जिलों में से 23 जिलों को कवर करता है। डीप ओशन मिशन। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने डीप ओशन मिशन का पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समुद्र की गहरी खाइयों का पता लगाने के लिए डीओएम का खाका 2018 में अनावरण किया गया था। इससे पहले एमओईएस ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का मसौदा भी तैयार किया था। प्रमुख बिंदु। मिशन की लागत का अनुमान 5 साल की अवधि में 4077 करोड़ और चरणों में रागी किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। यह भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था की पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना होगी। ब्लू अर्थव्यवस्था है समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार और समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए। प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे अभियानों में की जरूरत अब केवल 5 देशों के साथ उपलब्ध है। भारत अब ऐसा करने वाला 6ठा देश होगा। मुख्य अंग। गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास। वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के एक सूट के साथ 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। मध्य हिंद महासागर में उन गहराइयों पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स लोहे, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट युक्त समुद्र तल पर बिखरी हुई चट्टानें हैं। खनिजों के अन्वेषण के अध्ययन। निकट भविष्य में वाणिज्यिक दोहन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, जब कभी वाणिज्यिक दोहन कोड द्वारा विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण एक संयुक्त राष्ट्र संगठन। आईएमडी द्वारा भारत व अन्य देशों को दी गई रैंकिंग। वह विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता से संबंधित एक रिपोर्ट है जो स्विस स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रकाशित की गई है और इसे
1989 से प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें प्रतिस्पर्धात्मकता के विभिन्न पहलुओं को मापने वाले 63 देशों के 63 प्रदर्शन का वार्षिक मापदंड शामिल है। यह 2 प्रकार के डेटा का उपयोग करता है। 2/3 हार्ड सांख्यिकीय आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्रोत। 1/3 सर्वेक्षण डेटा, कार्यकारी राय सर्वेक्षण। भारत ने प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक में 43वां स्थान बनाए रखा, जिसने इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की। 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड का नेतृत्व किया गया, जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर पिछले साल छठे से। डेनमार्क एक स्थान खोकर तीसरे स्थान पर आ गया। नीदरलैंड ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा और सिंगापुर 5वें स्थान पर खिसक गया 2020 में पहली बार से। 33 साल पहले रैंकिंग शुरू होने के बाद से ताइवान पहली बार 8वें स्थान पर शीर्ष 10 में पहुंचा, पिछले साल 11वें स्थान से ऊपर। UAE और USA पिछले साल क्रमशः 9 और 10वें की तरह ही अपने स्थान पर बने हुए हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः सिंगापुर 5वें, हांगकांग 7वें, ताइवान 8वें और चीन 16वें हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग रैंक 64 अर्थव्यवस्थाओं और निर्धारितों किस हद तक एक देश आर्थिक भलाई को मापने के लिए मुश्किल डेटा और अधिकारियों से सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम के द्वारा अपने लोगों की समृद्धि को बढ़ावा देता है। इस साल रैंकिंग दुनिया भर में महामारी के आर्थिक प्रभाव को उजागर करती है। सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए। केंद्र ने गुरुवार को साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन किया। केंद्र ने एक बयान में कहा कि सुरक्षित डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकीय तंत्र प्रदान करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन किया है। हेल्पलाइन को 1 अप्रैल 2021 को सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। हेल्पलाइन 155260 और इसके रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सक्रिय समर्थन और सहयोग से चालू किया गया है। बैंक पेमेंट, बैंक वॉलेट और ऑनलाइन मर्चेंट, नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली 14C द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों को एकीकृत करने के लिए आंतरिक रूप से विकसित की गई है। चीन ने 5 साल में अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहले 3 पुरुष चालक दल को लॉन्च किया। चीन ने 17 जून 2021 को 5 वर्षों में अपने पहले चालक दल के मिशन में अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन में पहले 3 पुरुष चालक दल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन द्वारा अंतिम मानव अंतरिक्ष यान 2016 में लॉन्च किया गया था। चीन अंतरिक्ष यात्री शेनझोउ 12 अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे हैं, जिसे लॉन्च मार्च 2 FY12 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। यह उत्तर पश्चिमी चीन के ज्यूकॉन लॉन्ग सेंटर से सुबह 9:22 बजे के लक्ष्य समय के तुरंत बाद बंद हो गया। शेनझोउ 12, जिसका अर्थ है दिव्य पोत, 2022 तक चीन के अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 11 मिशनों से तीसरा होगा। उनमें से 4 ऐसे मिशन होंगे जिनमें मानव सवार होंगे। संभावित रूप से 12 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में
प्रक्षेपित करेंगे उन 11 पुरुषों और महिलाओं से अधिक जिन्हें देश ने 2003 से भेजा था। 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और एक नवागंतुक अपने मुख्य रहने वाले डिब्बों में 3 महीने के प्रवास के लिए तिन्याहे स्टेशन जा रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री प्रयोग करेंगे, वे उपकरण का प्रशिक्षण करेंगे, रखरखाव करेंगे और 2022 में 2 अतिरिक्त मॉड्यूल प्राप्त करने के लिए स्टेशन तैयार करेंगे। द फ्लाइंग सिख, स्वर्गीय श्री मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से, जन्म 17 अक्टूबर 1935, लायलपुर, अब फैसलाबाद, पाकिस्तान। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जो चौथे स्थान पर रहने पर ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। 400 मीटर की दौड़ मेरोंग में 1960 के ओलंपिक में शामिल थे। एक धावक के रूप में अपनी क्षमताओं का एहसास हुआ। 200 मीटर और 400 मीटर स्प्रिंट में राष्ट्रीय ट्रायल जीतने के बाद मेलबर्न में 1956 के ओलंपिक खेलों में उन घटनाओं के लिए प्रारंभिक हीट के दौरान उन्हें समाप्त कर दिया गया था। 1958 के एशियाई खेलों में सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों दौड़ें जीतीं। उस वर्ष बाद में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर स्वर्ण पर कब्जा किया, जो खेलों के इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण था। उन्हें द फ्लाइंग सिख की उपाधि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एशिया के उस समय के सबसे तेज धावक अब्दुल खालिद को हराया था।